नमस्कार। IND24 में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के महाभारत में संजय ने आंखों देखा हाल सुनाया था, लेकिन महाभारत जो हो रहा है महाराष्ट्र में उसको लेकर हम कहें तो शिवसेना के संजय ऐसा कुछ कर रहे हैं कि ये महाभारत और तीखा होता जा रहा है। आज इसलिए हम एक हफ्ते में दूसरी बार इस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के महाभारत में अब हिंसा की बात भी हो रही है। शिव सैनिक उन विधायकों पर उनके घर जाके हमला कर रहे हैं जो उद्धव ठाकरे से बगावत करके एकनाथ शिंदे के साथ हैं। दरअसल ये सारी बातें इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि कल तक जो संजय राउत पार्टी के थिंक टैंक थे, स्पोक्समैन की तरह काम कर रहे थे, उन्होंने पार्टी की मुसीबतें कम करने के बजाय बढ़ाई ज़्यादा हैं। इसी मुद्दे पर हम विस्तार से बात करेंगे कि आखिर महाराष्ट्र के महाभारत में क्या चल रहा है। क्या संजय उद्धव ठाकरे को सही खबर दे रहे हैं? क्या संजय का गृह मंत्रालय, जो कि शरद पवार के समर्थकों के पास था, उसने सही रिपोर्ट दी थी या उसने घपले में रखा? और इसमें शरद पवार की क्या भूमिका है? कौन इसमें चाणक्य है, कौन शकुनी है? ये सब चीज़ें हम विस्तार से बात करेंगे। चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से वरिष्ठ पत्रकार उदय जोशी जी, इंदौर से जयश्री पिंगली जी, और स्काइप पर हमारे साथ रहेंगे देवदत्त दुबे जी। बिल्कुल, तो हमारे पास फोन पर हैं उपलब्ध उदय जोशी जी। उदय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दरअसल पिछले एक हफ्ते से पूरे देश की निगाहें महाराष्ट्र पर हैं और महाराष्ट्र में भी मुंबई पर हैं। मुंबई में जो कुछ दिखता है पूरा देश उसी को समझता है। तो जो शिवसेना के संजय हैं, हम संजय राउत की बात कर रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि बहुत से बहुत क्या होगा, सरकार चली जाएगी। कभी वो कहते हैं कि एकनाथ शिंदे सामने आकर बात करें। कभी वो धमकी देते हैं, कभी वो चाणक्य बन जाते हैं। तो क्या इस पूरे मामले में बहुत महत्वपूर्ण किरदार संजय राउत का भी है? और दूसरे किरदार की हम बात करें तो उसमें आते हैं शरद पवार, क्योंकि एनसीपी के पास महाराष्ट्र सरकार का गृह विभाग था। अगर हम तुलना करें तो राजस्थान में सरकार बचाने में सफल हो गए थे अशोक गहलोत, क्योंकि उनके पास खुफिया जानकारी थी कि कौन बगावत कर रहा है, कौन किससे मिल रहा है, कौन किसके साथ जाने वाला है। हमें लगता है कि उद्धव ठाकरे इस मामले में थोड़े सीधे पड़ गए, थोड़े सज्जन हैं, थोड़े भले मानुस हैं। राजनीति के दावपेच, कूटनीति वो कम समझते हैं। अलग बात थी कि उनके पास उनके पिताजी की धरोहर है बाला साहब ठाकरे की, लेकिन वो सज्जनता के चलते उसे संभाल नहीं पाए। ऐसा लगता है, आपकी राय कि ये महाभारत किस तरफ जा रहा है? क्योंकि इसमें हिंसा भी हो रही है, अदालत की तरफ भी लोग जा रहे हैं, विधानसभा की तरफ भी निगाहें लगी हुई हैं, और इस पूरे मामले में लोग राज्यपाल की तरफ भी देख रहे हैं। इन चारों एंगल पर आपकी राय? हाँ, नमस्ते जी। ये जो अभी सिलसिला जो चल रहा है, ये लड़ाई जो है, अभी ये लड़ाई विधानसभा और राज्यपाल के कक्ष में गई है जी। अभी विधानसभा में नरहरी जो उपाध्यक्ष जो है, नरहरी झिरवल, ये उपाध्यक्ष है क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा अध्यक्ष नहीं है। 1.5 साल से महाराष्ट्र को विधानसभा अध्यक्ष नहीं मिले हैं, क्योंकि जब भाई विधानसभा अध्यक्ष की बारी आ गई तब उद्धव सरकार ने वो टालने की कोशिश की। तो इसलिए अभी उपाध्यक्ष जो नरहरी झिरवल है, उनके कोर्ट में अभी ये सब फैसला गया है। आज कल उद्धव ठाकरे ने शिवसेना ने कल उनका जो गठनेता जो है, वो गठनेता जो पहले एकनाथ शिंदे थे, उनके जगह पे अजय चौधरी को उन्होंने गठनेता अपॉइंट किया और प्रतोद सुनील प्रभु को प्रतोद अपॉइंट किया जी। उसको काउंटर चेक करने के लिए एकनाथ शिंदे ग्रुप ने उनके जो भरत गोगावले जो है, वो भरत गोगावले को गठनेता अपॉइंट किया। लेकिन नरहरी झिरवल साहब ने एकनाथ शिंदे ग्रुप को जो गठनेता है उनको रिजेक्ट किया और ये अजय चौधरी को उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया जी। अभी बात आ रही है कि ये सरकार जो अभी एकनाथ शिंदे गुट का दावा है कि ये सरकार अल्पमत में आ गई है, तो ये नरहरी झिरवल को ये ऐसे करने का कोई अधिकार नहीं है। अभी दूसरी बात ये इम्पोर्टेंट दूसरी बात ये आ गई है कि अभी अब बेसिकली क्या है कि एकनाथ शिंदे गुट के पास 37 एमएलए अभी है, जो दो तृतीयांश बहुमत उनके पास है। शिवसेना का अभी प्रैक्टिस पॉलिटिक्स जो शिवसेना ने अभी आज से चालू किया है,
एक जो एमएलए जो मुंबई में ज्यादा, मुंबई के जो एमएलए जो है, जी क्योंकि मुंबई में शिवसेना स्ट्रांग है, मुंबई के जो एमएलए जो है उनके घर पे, उनके कार्यालय में उन्होंने आके प्रेशराइज पॉलिटिक्स स्टार्ट किए हैं। दूसरा, उनके घर जो रिलेटिव जो है, वो रिलेटिव्स को भी उन्होंने अभी फोन करके जो वहां जो एमएलए जो गए हैं एकनाथ शिंदे गुट में, वो गुट को उनको प्रेशराइज करने के लिए फोन कांटेक्ट ये करके वो प्रेशराइज टैक्टिस स्टार्ट करा है। उनका ये प्रैक्टिस ये है कि ये उसमें से दो चार एमएलए अगर वो वापस आ गए तो उनका जो 2/3 बहुमत का उनका जो दावा है वो दावा फेल हो सकता है और एकनाथ शिंदे का जो उनका जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स खत्म हो सकता है। ये प्रेशराइज टैक्टिक्स चल रहा है और उसके पीछे शरद पवार जी है। शरद पवार जी का अब भी 7, 6, 6:30 बजे से 8 बजे तक शरद पवार, अजित पवार, जयंत पाटिल, उद्धव ठाकरे और संजय राउत, इनकी मातोश्री बंगले पे अभी बैठक अभी समाप्त हो गई। वो समाप्त में इसमें डिसीजन ये हो गया कि चाहे कितना भी हो सके हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और वो उनका अभी पॉलिटिक्स ये है कि जितना ज्यादा दिन जाएंगे उतना उनके लिए अच्छा है, उतना वो आमदारों के खेमे में बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। उदय जी, और कोई ये सवाल नहीं कर रहा है कि आखिर इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया, महाराष्ट्र सरकार को इसका पता क्यों नहीं चला? इस पर कोई सवाल नहीं, क्योंकि जब ये सवाल खड़ा होगा तो शरद पवार कटघरे में खड़े होंगे, क्योंकि अगर उन्हीं का सब किया धरा है ये पूरा, तो फिर ये तो प्रैक्टिस कर रहे हैं दिखाने की, क्योंकि उनके 2 पूर्व मंत्री नवाब मलिक और देशमुख एक तरह से अदालती कार्रवाई को झेल रहे हैं, जेल के भीतर हैं। तो उनका पहला उद्देश्य तो इनको बचाना है। सरकार बचेगी ये बात की बात है, पहले तो वो अपने दोनों पूर्व मंत्रियों को बचाएंगे। तो हमें लगता है कोई ये सवाल नहीं कर रहा है कि ये जो इंटेलिजेंस का फेल्यूर है इसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि अगर खबर होती तो मेरे ख्याल से ये सब बगावत के पहले ही एक तरह से आप डैमेज कंट्रोल कर लेते। इस पर सवाल खड़े होंगे तब मुझे लगता है कि बात की तह तक शिवसेना पहुंच पाएगी और उद्धव ठाकरे भी वहां तक पहुंच पाएंगे। अभी तो लग रहा है कि जैसे जो उनका विरोधी है वही उनको समझाने आ गया है। नहीं, ये आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। ये लोगों को पता था, पिछले 1 साल से एकनाथ शिंदे बीजेपी के संपर्क में थे और लेकिन उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं था और इतना ये नहीं था कि इतना ये जो उन्होंने एकनाथ शिंदे गुट ने जो उन्होंने जो कोशिश करके जो सब एमएलए को इकट्ठा किया वो इकट्ठा हो सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस शरद पवार गुट को नहीं था। क्योंकि जिस दिन विधान परिषद का इलेक्शन हो गया तब वो शिवसेना जो कॉन्फिडेंस नहीं था वहीं से तो भूमिका शुरू होती है पुलिस के इंटेलिजेंस की, कि वो बताए सरकार को और गृह मंत्री को कि ये स्थितियां बन रही, मैं लौटूंगा। क्योंकि ये सवाल महत्वपूर्ण है कि इंटेलिजेंस फेलियर होने की वजह से उद्धव ठाकरे और ये विकास पार्टी की सरकार थी अगाड़ी, ये संकट में आई है। हमारे साथ इंदौर से जुड़ी हैं मध्य प्रदेश की वरिष्ठ पत्रकार जयश्री जी। जयश्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी। जो बगावत करने वाले हैं वो जाहिर है कि कोंकणस इलाके के हैं, उत्तरी महाराष्ट्र के हैं और उन क्षेत्र के जहां शरद पवार का दखल ज्यादा है, असर ज्यादा है। तो ये जो बगावत हुई है इसमें क्या शरद पवार डबल क्रॉस कर रहे हैं, डबल गेम खेल रहे हैं? क्योंकि उनको राजनीति का चाणक्य माना जाता है और राजनीति और मोहब्बत में सब जायज होता है। तो क्या मोदी से शरद पवार की दोस्ती उद्धव ठाकरे को नहीं पता थी? क्योंकि जो मोदी शरद पवार को पद्म विभूषण देते हैं, जो शरद पवार के 2 मंत्रियों को जेल के भीतर रखते हैं, तो जाहिर है कि जो बेचैनी शरद पवार के भीतर होगी उसको समझने में चूक गए क्या उद्धव ठाकरे? जयश्री जी। नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं उनकी किसी भी शरद पवार की जो कमिटमेंट है या शरद पवार की जो लॉयल्टी है, मैं उस पर कोई शक नहीं कर पा रही हूँ फिलहाल। क्योंकि वजह यह है कि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था जब सरकार बन रही थी, तब लास्ट समय में जब वो मिलने गए थे मोदी से तो लोगों ने कहा कि वो बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए गए हैं। लेकिन तब कहानी कुछ ये थी कि वो ये ऑफर देने गए थे कि आप बीजेपी और आप सरकार बना लें, क्योंकि उनकी जो मित्रता है प्रधानमंत्री के साथ में, उसके तहत उस सौजन्यता में उन्होंने भेंट की थी और उन्होंने तब ऑफर दिया था कि आप उनसे बीजेपी और शिवसेना अगर सरकार बना लेती है तो एनसीपी का कोई दखल नहीं होगा उसमें। लेकिन जब इंटरनल स्टोरी है ये, तो जब उन्होंने कहा कि नहीं, जब बीजेपी से मनाया, प्रधानमंत्री की तरफ से जब इस तरह की बात हुई या पार्टी की तरफ से बात हुई, उसके बाद एनसीपी आगे बढ़ी है और उसने सरकार बनाई है। और शरद पवार का स्ट्रक्चर एक अलग है। मैं इसी में एक बात जोड़ना चाहता हूँ।
अजित पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ उप मुख्यमंत्री बने थे, ये तो उन्हीं की भतीजे हैं। आपको जी, देवेंद्र फडणवीस के साथ कुछ दिन के लिए, कुछ घंटे के लिए अजीत पवार भी तो डिप्टी सीएम बने थे। तो ये तो एनसीपी की मामला था। एनसीपी ने देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सरकार तो बनाई थी वहां। अलग बात है कि वो चल नहीं पाई। वो कुछ घंटे का मामला था, लेकिन अजीत पवार को जिस तरह से उन्होंने फिर पार्टी में कैप्चर किया, जिस तरह से पार्टी में दोबारा आए, और अजीत पवार इस पूरे रेजिम में आप देखिए जितने भी दिन उद्धव की सरकार है या अभी बनी हुई है, उसमें अजीत पवार की कोई महत्वपूर्ण दखल या भूमिका नहीं रह पाई है। उसके बाद भी वो सिर्फ आए हैं और वो डैमेज नहीं कर पाए, उतना ही काम उन्होंने किया है। तो मैं फिलहाल ऐसा नहीं देख पा रही हूँ कि शरद पवार कहीं से कहीं तक कोई डबल क्रॉस कर रहे हैं या कोई डबल गेम कर रहे हैं। मुझे ऐसा तो नहीं दिख रहा है जी। लेकिन आगे क्या लगता है? क्योंकि संजय राउत के बयान, एक दिन वो कहते हैं कि बहुत से बहुत क्या होगा, सरकार चली जाएगी, और क्या है। दूसरी बार पता होता है कि उद्धव ठाकरे सामान पैक करके अपने घर चले जाते हैं, मातोश्री चले जाते हैं। अब वो आज कह रहे हैं कि उन्होंने तो सीएम हाउस छोड़ा है, मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ा है। फिर संजय राउत कहते हैं कि वो जो एकनाथ शिंदे हैं मुंबई आकर बात करें और लड़ना हो तो यहाँ के लड़े। तो उनके जो बयान है उसने भी मुझे लगता है कि काफ़ी खटास पैदा करने का काम किया। और ये इस महाभारत के जो संजय हैं उसने इस पूरी महाभारत को बहुत डैमेज किया है, उद्धव ठाकरे कैंप को। क्या लगता है आपको? जी, मुझे ऐसा लग रहा है कुल मिलाकर कि सबसे बड़ी कहानी जो है उस पूरे माहौल की, वो सबसे ज्यादा ये है कि आप इस नजरिए से उसको देखिए कि उद्धव की सरकार में जब से उद्धव की सरकार है, आप जगह जगह शिवसेना के कई विधायक और नेता है, उन्होंने अभी अपनी ही पार्टी के खिलाफ पब्लिकली आवाज उठाई है। उसका कारण ये है कि उनको ऐसा लगता है कि उद्धव बहुत सीधे पड़ गए हैं और सारी पावर, यानी पर्टिकुलरली जो कोऑपरेटिव के इलेक्शन थे, बैंक कोऑपरेटिव्स के इलेक्शन थे, और जिला स्तर पे दूसरे जो तालुका के इनके जो इलेक्शन होते हैं, उसमें कॉम्प्रोमाइज होने के बाद भी कांग्रेस ने और एनसीपी ने शिवसेना को साइडलाइन किया और वहां पे चेयरमैन बनाए गए प्रोमिनेंट प्लेसेस पर कोऑपरेटिव में। और कोऑपरेटिव एक बहुत बड़ा मूवमेंट है, एनसीपी का गढ़ रहा है। एनसीपी का अगर कमजोर हुई है तो इसका एकमात्र कारण ये था कि वहां पर उनका कोऑपरेटिव का मूवमेंट खत्म हो गया था। तो एक तरह से एनसीपी अपने आप को मजबूत कर रही थी, कांग्रेस अपने आप को मजबूत कर रही थी उद्धव की आड़ में। तो उद्धव सरकार को बना लेने के बाद उन्होंने जो उससे बेनिफिट्स लिए और जो पॉलिटिकल गेन करने की कोशिश की, उस वजह से शिवसेना का जो स्थानीय कार्यकर्ता था वो बहुत अनरेस्ट में था, वो असंतोष में था। और जगह जगह उनके लोग बोल रहे थे लगातार कि हमें इस तरह से मौके नहीं मिल रहे हैं और हमारे साथ विश्वासघात हो रहा है पार्टी हमें। तो ये जो है शिवसेना का नेतृत्व का ही प्रॉब्लम है। सरकार चला लेना एक अलग बात है, और एक मजबूत लीडरशिप की जो लगातार कमी रही शिवसेना के भीतर, और पार्टी के प्रमुख भी रहे और मुख्यमंत्री भी हो गए, ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान रहा है। और जैसे कि उनकी वर्किंग है, वो आइसोलेटेड रहते हैं, पब्लिक से कम मिलते हैं, कम बात करते हैं, और उनका जो एक अपना तरीका है काम करने का, वो भी बहुत कुछ नुकसान दे गया है शिवसेना को इस बार। एक बात और है जयश्री जी, बात पूरी करें आप। बना लिया अपना अलग, उसने अपने लिए सारे विधायकों को इकट्ठा कर लिया जी। एक बात और है कि शिवसेना का जो कार्यकर्ता है या जो विधायक सांसद है, वो शिवसेना के एग्रेसिव हिंदुत्व को लेकर भी चिंतित थे। इस पूरी गठबंधन की सरकार में शिवसेना को अपना वो एग्रेशन छोड़ना पड़ा जो बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व को लेकर करते थे। तो ये सब चीजें बेचैनी भी थी। उदय जोशी जी ने पहले 2 दिन पहले की बातचीत में बताया था कि जो विधायक हैं शिवसेना के, उनको विधायक निधि के जरिए कामकाज करने का मौका कम मिला अपने क्षेत्र में, उनको आर्थिक मदद भी कम मिली। इसके चलते भी शिवसेना के विधायकों में बेचैनी थी, नाराजगी थी। तो ये 2-3 मुद्दे खास थे। एक तो हिंदुत्व से थोड़ा सा पीछे जाना, सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ उद्धव ठाकरे का जाना, क्योंकि अगर कांग्रेस और एनसीपी साथ में तो आप बहुत ही कठोर हिंदुत्व की बात नहीं कर सकते, वरना सरकार चलाना बहुत कठिन हो जाता है। तो ये 2 सवाल मैं छोड़ रहा हूं। उसमें एक ये भी है कि गृह मंत्रालय किसके पास था और खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट किसके पास जाती थी। उद्धव ठाकरे यहां भी गच्चा खा गए। ये 2-3 सवाल हैं जो उदय जी से भी रहेंगे, आपसे भी रहेंगे। हमारे साथ देवदत्त दुबे जी भी है, वरिष्ठ पत्रकार। देवदत्त जी, ये जो महाराष्ट्र का महाभारत है, ये किस करबट आपको बैठता दिख रहा है? क्योंकि अब ये मामला राज्यपाल के पास, विधानसभा के जो उपाध्यक्ष हैं उनके पास है, इसके साथ साथ इसमें हिंसा भी शुरू हो गई है, अब इसमें दबाव की पॉलिटिक्स भी आ रही है। तो क्या देखते हैं आप? राघवन जी, जैसा आपने पहले कहा, उद्धव ठाकरे भूल गए कि वो शरद पवार जैसे चाणक्य उनके साथ है, और वो कब क्या करेंगे, कैसा करेंगे,
और केंद्र में भी कोई अटल बिहारी नहीं है। जब इधर वो ठाकरे जी थे, बाला साहब, और उधर अटल बिहारी थे, तब तो सब कुछ ठीक था। अब वहाँ मोदी और शाह है और इधर आप उद्धव ठाकरे हो, तो चारों तरफ की जो परिस्थितियां बनी उसमें उद्धव ठाकरे समझ ही नहीं पाए कि कब जमीन पूरी खिसक गई। और उनको जब या तो उनको पद नहीं लेना था, जैसा बाला साहब ठाकरे करते वैसा करना था, और पद भी लिया और फिर बेटे को ही मंत्री बनाया, पत्नी की भी बातें आ रही कि चला उनकी चली। तो ये सब जो परिस्थितियां थी, अब मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल भरे दिन है उद्धव ठाकरे के लिए, क्योंकि या तो भाजपा इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करेगी या शरद पवार इसमें रोल अदा करेंगे, और भविष्य के जो समीकरण बनेंगे वो आज की दृष्टि से नहीं, वो भविष्य के महाराष्ट्र की विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के हिसाब से समीकरण बनेंगे। फिलहाल तो उद्धव ठाकरे अब कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं, और उनको अब जो जैसा भाजपा या शरद पवार जैसा करेंगे वैसा करना पड़ेगा। और एकनाथ शिंदे की भी राजनीति कोई ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, क्योंकि ये पूरा जो सिनेरियो बन गया है उसमें सबसे बड़ा नुकसान यदि किसी को हुआ तो शिवसेना और उद्धव ठाकरे को हुआ है। और ये जो आगामी जो परिस्थिति बनेगी उसमें जितना डिले करते जाएंगे उतना इनको और नुकसान होता जाएगा, क्योंकि जब तक भाजपा अपना रोल अदा कर लेगी। लेकिन देवदत्त जी, इस पूरे मामले में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की दोस्ती भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे शरद पवार की और मोदी की दोस्ती है, ऐसे एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की दोस्ती भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अभी उनकी भूमिका कितनी और महत्वपूर्ण होगी नहीं मालूम, लेकिन उनका खेल लंबा चलेगा। मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे अभी महाराष्ट्र की राजनीति में लंबी रेस के घोड़े बन सकते हैं। मैं लौटूंगा आपके पास। उदय जोशी जी, दरअसल इस पूरे महाभारत की हमने शुरुआत की थी कि ये हिंसा की तरफ जा रहा है, संजय गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं अपने धृतराष्ट्र के लिए। दूसरी बात यह कि क्या इस पूरे चक्रव्यूह में उद्धव ठाकरे के अभिमन्यु बन गए, क्योंकि उनको घेर लिया है कांग्रेस ने, एनसीपी ने। जैसा जयश्री जी बता रहे थे कि जो सहकारिता के चुनाव थे वहां शिवसेना बहुत कॉर्नर हो गई, और इस सरकार की आड़ में शरद पवार और कांग्रेस ने बड़ा फायदा लिया अपना जनाधार बढ़ाने के लिए। क्या इस पूरे मामले में उद्धव ठाकरे की भूमिका अभिमन्यु की तरह लग रही, क्योंकि 2.5 साल में वो सरकार जाने की स्थिति में आ गए हैं? उदय जी, उद्धव ठाकरे, आपने जो कहा उद्धव ठाकरे अभिमन्यु जैसी स्थिति हो गई, ये बात सही है। उसका वजह ये है कि उद्धव ठाकरे जी को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं था। वो पक्ष प्रमुख थे, उन्होंने आज तक कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस लिया नहीं था। इसलिए उनके जो सलाहकार जो थे वो सलाहकार के ऊपर ही वो टोटली डिपेंडेंट थे, और वो सलाहकार ने जो उनको जो एडवाइस दी है वो टोटल एडवाइस उनके लिए वो गलत साबित हो गए। दूसरा, शरद पवार गुट ने, एनसीपी ने जो पोर्टफोलियो, जो मंत्रिमंडल में जो पोर्टफोलियो जो थे वो पोर्टफोलियो उन्होंने अच्छे पोर्टफोलियो उनके पास रखे। इनके पास एकदम नॉर्मल और जो कम इंपॉर्टेंस वो जो पोर्टफोलियो थे वो उद्धव ठाकरे जी के पास उन्होंने रखे थे। टोटल जो मंत्रिमंडल के ऊपर टोटल प्रेशर शरद पवार जी और एनसीपी का था, वो एक सबसे बड़ा ये था। और उसके वजह से क्या हो गया कि उद्धव ठाकरे और बीमारी की वजह से डिसीजन लेने में उद्धव ठाकरे कम पड़ गए। उस टाइम पे अजित पवार मंत्रालय में बैठ के टोटल डिसीजन, सुबह 7 बजे बैठ के अजित पवार डिसीजन लेते थे। तो अजित पवार जैसे एक चीफ मिनिस्टर जैसे वो काम कर रहे थे, और एनसीपी का टोटल प्रेशर शिवसेना के ऊपर था। और उसके वजह से ये एमएल लोगों का जो काम जो होता है, जो अजित पवार फाइनेंस मिनिस्टर के होने के वजह से जो एमएलए को जो फंड होता है वो फंड डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा ये कंट्रोल एनसीपी के पास था। लास्ट टाइम भी मैंने यही बताया था कि शिवसेना के कोटे में बहुत कम फंड आ गया, ओनली 66 करोड़ उनके पास आ गया था टोटल एमएलए को। उसके वजह से ये एमएलए लोग टोटल नाराज हो गए, नंबर 1। नंबर 2, ये सब एमएलए और एमपी जो थे वो 2019 में उन्होंने शिवसेना बीजेपी के हिंदुत्व के आधार पर पूरे वो चुन के आ गए थे। अभी 2024 में और इसमें अभी जैसा अभी महानगर पालिका के पूरे महाराष्ट्र में महानगर पालिका जिला परिषद के इलेक्शन है, उस इलेक्शन में वो लोगों के सामने कौन सा मुंह लेके जाएंगे, ये उनके एमएलए के ऊपर एक बहुत बड़ा उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क था। और उसके वजह से ये सब लोग एमएलए लोग नाराज थे। उद्धव ठाकरे उनको मिलते नहीं थे। टोटल उनके ऊपर उनके साथ जो सलाहकार थे वो सलाहकार उद्धव ठाकरे जी को, एमएलए को, इवन मिनिस्टर लोगों ने भी, कांग्रेस के मिनिस्टर लोगों ने भी कंप्लेन किया था कि चीफ मिनिस्टर मिलते नहीं है, चीफ मिनिस्टर मिलते नहीं है। तो ये जो बात, ये जो असंतोष जो है वो असंतोष ये उद्धव ठाकरे के सलाहकारों के वजह से ही असंतोष ये हो गया। उदय जी, एक बात और है इसमें, ठाकरे परिवार से
महाराष्ट्र में पहला व्यक्ति मुख्यमंत्री बना। और चूंकि अब बाला साहब ठाकरे नहीं है, ऐसी स्थिति में उनके परिवार में जो उनके चिरंजीव है वो भी राजनीति के हिसाब से उतने ज़्यादा कूटनीतिक नहीं जो राजनीति में आदमी को हरफन मौला होना चाहिए। तो क्या ये ठाकरे परिवार के बहादुर शाह जफर हैं जो पहले हैं और आखिरी हैं? एक तो ये सवाल था। दूसरा ये था कि ये जो लड़ाई अब आगे बढ़ रही है जिसमें दबाव भी है, तनाव भी है, हिंसा भी है और अदालत की भी बात होगी, कोर्ट भी लोग जाएंगे, क्या इस पूरे मामले में शिवसेना को नुकसान होने वाला है? क्योंकि अगर उसके कार्यकर्ता घटेंगे और जो बागी हैं उन पर आप हमलावर होंगे तो फिर बागियों के मन में, जो शिव सैनिकों के मन में ठाकरे परिवार के प्रति श्रद्धा है वो घटेगी और वो श्रद्धा नफरत में कहीं ना बदल जाए, ये भी आशंका है इस पूरे मामले में। आपकी इसमें बहुत संक्षेप में राय। ये बात आप जो कह रहे हैं सही बात कह रहे हैं। अभी शिवसेना जो है ना, शिवसेना के जो शिव सैनिक जो है वो शिव सैनिक आदेश, उनका कहे खाली आदेश मानना यही उनका काम है। पहले जब बाला साहब ठाकरे थे तब बाला साहब ठाकरे जो आदेश देते थे वो आदेश एक स्वीकार करना और उसके ऊपर से इसके ऊपर हमला करो, उसको मारो, उसको ये करो, ये तोड़ दो, तो ये उनको इतना ही मालूम है। उनको और कुछ शिवसेना का उनको मालूम नहीं है। उसके वजह से अभी ये जो अभी कल से अभी जो स्टार्ट हो गया, अभी यहाँ के एमएलए लोगों के घर पे हमला और उनके ऊपर उनको अटैक करना, ये मूवमेंट जो अभी पूरे महाराष्ट्र में स्टार्ट हो जाएगा और उसके वजह से पूरा जो मामला जो है गड़बड़ होने वाला है। नंबर 2, अभी जो एमएलए उन्होंने शिवसेना ने दूसरा टैक्टिक्स जो खेला है, ये जो एमएलए जो है वो एमएलए लोगों को डिस्क्वालीफाइड करने के लिए अभी उन्होंने एक्शन ले लिया। झिरवल साहब को 16 एमएलए को डिस्क्वालीफाइड करने के लिए उन्होंने एक्शन लेने की कोशिश किया है। तो ये मामला कोर्ट में जाने वाला है। इसका मतलब कि अब उद्धव ठाकरे हारी हुई बाजी लड़ रहे हैं और कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे इस पूरे मामले में, चाहे शरद पवार जी की इसमें रणनीति हो या संजय राउत इसमें प्रमुख भूमिका निभा रहा हो, लेकिन अल्टीमेटली फाइनली नुकसान ठाकरे परिवार का होने वाला है, ऐसा लगता है इस पूरे घटनाक्रम को देखकर। ठाकरे परिवार का नुकसान होने वाला है, इनके हाथ से सत्ता जाने वाली है। ये टाइम लगने वाला है क्योंकि ये कोर्ट की लड़ाई होने वाली है, उसमें 8-10 दिन और जा सकते हैं। लेकिन अभी और दूसरा उसमें यह है कि बीजेपी ने अभी तक कोई पता खोला नहीं। बीजेपी ने पीछे से वो मदद कर रहे हैं लेकिन बीजेपी ने अधिकृत से उन्होंने अभी एकनाथ शिंदे गुट को सपोर्ट किया नहीं है। और जब तक ये नो कॉन्फिडेंस मोशन का एकनाथ शिंदे ग्रुप जब तक वो विधानसभा अध्यक्ष के पास या राज्यपाल के पास पेश नहीं करते तब तक ये मामला थोड़ा गड़बड़ में रहेगा। जिस दिन ये एकनाथ शिंदे गुट राज्यपाल के पास नो कॉन्फिडेंस के लिए गवर्नमेंट के ऊपर ये कर देगा तो ये लोगों को वहां मुंबई में आना ही पड़ेगा। मुंबई में आके उनको नो कॉन्फिडेंस है, लेकिन ये सब चीज में 8-10 दिन जाने वाले हैं। और शरद पवार जी और संजय राउत, इनका पॉलिटिक्स यही है कि जितने ज्यादा दिन वो खींच सके उतना ज्यादा दिन। लेकिन उदय जी मेरा बहुत ही सीधा सवाल है कि जो सहानुभूति ठाकरे परिवार के प्रति शिव सैनिकों की है, जो आदर का भाव बाला साहब की वजह से उद्धव ठाकरे के प्रति है, क्या वो इस पूरे झमेले में खत्म हो रहा है? अगर ये खत्म हो रहा है तो फिर ठाकरे परिवार की वापसी राजनीति में बहुत लंबा वक्त लेगी। आपकी इस पर हाँ या ना? हाँ, ये बात सही है। अभी अगर सब एमएलए, अभी सब एमपी भी 12 एमपी भी अभी एकनाथ शिंदे गुट में जा रहे, एमएलए जा रहे, एमपी जा रहे, और डिस्ट्रिक्ट में 4-5 डिस्ट्रिक्ट से ठाणे डिस्ट्रिक्ट के पूरे शिवसैनिक अभी एकनाथ शिंदे के पास गए, सांगली डिस्ट्रिक्ट के शिवसैनिक अभी पूरा उनके साथ गए, एक जिले के शिवसैनिक और उनके सब कार्यकर्ते अभी एकनाथ शिंदे गुट में जा रहे। जैसे जैसे वो जाएंगे वैसे वैसे उद्धव ठाकरे अकेले पड़ जाएंगे और उनको अगर सत्ता तो उनके हाथ से जाने वाली है। उनको जो बोलते हैं ना कि पुनश्च हरिओम वापस से हरिओम से उनसे पूरा वापस स्टार्ट करना पड़ेगा और उनको वापस संगठन का बिल्कुल कुल मिलाकर उन्हें फिर एक से गिनती शुरू करनी पड़ेगी। और उनके पास अभी कोई उनके पिताश्री जैसा लीडर नहीं है जो बाला साहब की भूमिका निभा पाए। जयश्री जी, आपने पिछली बातचीत में कहा था कि मराठवाला और कोंकण ये शरद पवार के प्रभाव वाले क्षेत्र है जहां से बागी लोग बहुत हुए हैं शिवसेना के। एक बात, दूसरी बात जो उदय जोशी जी कह रहे हैं कि अजित पवार जो हैं वो वित्त मंत्री थे और उन्होंने बजट को देने में शिवसैनिकों के साथ कंजूसी बरती और वो बजट कम मिलने से ही पार्टी के भीतर एक बड़ा असंतोष हुआ जिसमें कांग्रेस भी शामिल थे असंतुष्टों में और शिव सैनिक भी शामिल थे, शिवसेना के विधायक। ये एक बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं अजित पवार की भी भूमिका उद्धव ठाकरे की सरकार को असफल करने में बड़ी लगती है। आपकी बहुत संक्षेप में राय।
जयश्री जी से हमारा संपर्क कट गया। देवदत्त जी, इसी सवाल पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये जो पूरा मामला है, इसमें जो सहकारिता वाला मुद्दा था, शरद पवार की पूरी राजनीति उसी से डेवलप हुई थी पूरे देश में। जी। और इनकी जो संवादहीनता हुई उद्धव ठाकरे की विधायकों के साथ, वो भारी पड़ गई। और अब जो अपनी खोई हुई जमीन को, जहां भाजपा और शरद पवार, लेकिन अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस की दोस्ती, अजित पवार और एकनाथ शिंदे की दोस्ती, अजित पवार ने वित्त मंत्री के रहते जो शिव सैनिक विधायकों को बजट कम किया, उससे असंतोष पैदा हुआ और वो असंतोष ने आग में घी का काम किया, क्योंकि उद्धव ठाकरे किसी से मिलते नहीं थे, कम मिलते थे, उनके पास गृह विभाग नहीं था, महकमा नहीं था, इसलिए खुफिया खबरें नहीं पता होती थी कि कौन बगावत कर रहा है, कौन असंतुष्ट है। तो ये जो सब चीज़ें थी, उन सब चीज़ों ने मिलाकर ये बताया कि ये सरकार अब जाने के रास्ते पर आ गई है, विदाई की बेला में है। आपकी बहुत संक्षेप में राय। ये तो है ही, जब संवादहीनता होती है, आपके पास सूचना नहीं होती है। जब सरकारें जिस भी राज्य की गई हैं, इसी तरह गई हैं, और ये इनको भारी भी पड़ गया उद्धव ठाकरे को। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जी, मैं उदय जी से एक सवाल कर लूं, अगर आपकी अनुमति हो। उदय जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? उदय जोशी जी, उनसे भी संपर्क। मुझे लगता है कि एक बात मुझे लगती है देवदत्त जी, कि क्या ये पूरा मामला जो है कहीं ना कहीं अगले हफ्ते तक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे मसले में अब दिक्कतें खत्म हो रही है, और दिक्कतें खत्म होने के साथ साथ ठाकरे परिवार का जो पराभव है उस सबको देखने को दिखेगा। प्रयास तेजी लाएंगे, क्योंकि अब जो पूरी स्थिति है वो स्पष्ट होती जा रही है। थोड़ा सा एक राघवेंद्र जी एक रहेगा, कोर्ट में यदि मामला जाता है विधायकों के निलंबन वाला, तो उसके कारण कुछ देरी हो सकती है। अन्यथा अब राजनीति को एक दिशा देने के लिए मुझे लगता है अब भाजपा के जो रणनीतिकार है अमित शाह जी अब हो सकता है सक्रिय होंगे। बिल्कुल। और कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अब ये जो पूरा मामला है, इस चक्रव्यूह में कौन अभिमन्यु बनेगा और कौन कौरव बनेगा और कौन पांडव, ये मुझे लगता है कि एक हफ्ते के भीतर तय हो जाएगा। तो बाखबर में मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करता हूँ। देवदत्त जी आपका भी, उदय जोशी जी का भी धन्यवाद, और जयश्री पिंगले जी का भी धन्यवाद। तो ये जो सारा मामला है निर्णायक मोड़ पर आ रहा है, लेकिन इस पूरे मामले में हिंसा की भी बात समझ में आती है कि अब महाराष्ट्र की राजनीति में एक हिंसक दौर भी शुरू होगा। शिव सैनिक बागियों पर हमले करेंगे, जो दिखना शुरू हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन शांति के हो। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।